मैं नितेश कुमार मिश्रा, गेस्ट फैकल्टी इतिहास विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम तृतीय विश्व के उद्भव पर बात करेंगे। औपनिवेशीकरण का एक स्वाभाविक परिणाम था तृतीय विश्व का उद्भव तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी बढ़ती हुई भूमिका। सर्वप्रथम 1952 में अल्फ्रेड शॉबी ने तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग किया। प्रथम विश्व शब्द का प्रयोग पश्चिम के पूंजीवादी देशों के लिए हुआ है। द्वितीय विश्व शब्द का प्रयोग केंद्रीय नियोजन पर आधारित पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों के लिए हुआ है। उसी तरह तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग एशिया एवं अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के लिए हुआ है। वस्तुतः औपनिवेशिक जुए से मुक्त होने के पश्चात एशिया तथा अफ्रीका के अनेक देशों ने दोनों गुटों से पृथक रहने का निर्णय लिया। इनकी गुट निरपेक्षता के दृष्टिकोण ने इन्हें एक पृथक श्रेणी में रख दिया। बहुत से नव स्वतंत्र एशियाई, अफ्रीकी तथा लैटिन अमेरिकी देश भौगोलिक दृष्टि से दोनों गुटों से अधिक दूरी पर थे। उन्होंने यह निर्णय लिया कि दोनों गुटों से अपने को पृथक रखते हुए दोनों से मित्रता बनाए रखना तथा दोनों से आर्थिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयास जारी रखना। तृतीय विश्व के दोनों गुटों से पृथक एक स्वतंत्र इकाई के रूप में विकसित करने में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका बहुत बड़ी मानी जाती है। नेहरू ने ऐसा महसूस किया था कि नव स्वतंत्र देशों के लिए गुट की राजनीति घातक सिद्ध होगी। यही वजह है कि उन्होंने महसूस किया कि नव स्वतंत्र देशों के लिए गुट की राजनीति से अलग रहना ही उचित होगा। अतः तृतीय विश्व की अवधारणा तृतीय गुट की अवधारणा से पृथक है। नव स्वतंत्र देशों के बीच परस्पर सहयोग एवं महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। इससे प्रोत्साहित करने के लिए तृतीय विश्व के सजग नेताओं के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा था। फिर भी तृतीय गुट की बात नहीं की गई। वस्तुतः एशिया एवं अफ्रीकी देशों में परस्पर सहयोग एवं गठबंधन के प्रयास इन देशों की स्वतंत्रता से पहले ही आरंभ हो गया था। इस तरह का प्रथम प्रयास जवाहरलाल नेहरू ने किया था मार्च 1947 में, जब नई दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। एशियाई सम्मेलन नई दिल्ली में जनवरी 1949 में भी हुआ, जो दूसरा सम्मेलन था। इस सम्मेलन का उद्देश्य इंडोनेशिया की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना था। अप्रैल 1955 में आयोजित बांडुंग सम्मेलन ने तृतीय विश्व के देशों को एक नई पहचान दी। इसे एशियाई देशों में सहयोग को उत्प्रेरित करने तथा एशिया को मानचित्र रखने के लिए एक ग्रांड सभा का आयोजन का नाम दिया गया। तृतीय विश्व की अवधारणा मुख्यतः राजनीतिक संदर्भ में विकसित हुई। यह तृतीय विश्व था क्योंकि इसने दो गुटों में विभाजित विश्व की अवधारणा को, जिसमें केवल संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत रूस की गणना होती थी तथा अन्य देशों को महज इन्हीं देशों यानी महाशक्तियों के पक्ष में अपना समर्थन जताना होता था या फिर इनसे अलग होने का बात कही जाती थी। उसी प्रकार तृतीय विश्व शब्द ने आर्थिक आयाम भी ग्रहण किया। तृतीय विश्व के देश अविकसित देश थे तथा एक खास प्रकार की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त। ये समस्याएं थीं गरीबी, भूखमरी, निरक्षरता, नस्लवादी संघर्ष आदि आदि। आर्थिक विकास उनका प्रारंभिक लक्ष्य था। यही तृतीय विश्व के देशों को विकासशील देश भी कहा गया। वस्तुतः उनकी आर्थिक स्थिति तृतीय विश्व शब्द के लिए अधिक बेहतर पहचान बन गई। ये उत्तर के विकसित देश के समानांतर दक्षिण के अविकसित देश थे। फिर भी तृतीय विश्व कोई सजातीय समूह नहीं है। इसमें 3 महादेशों के देश शामिल हैं। वे भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं राजनीतिक पद्धति से संबंध है। कुछ तृतीय विश्व के देशों में समाजवादी पद्धति स्थापित है तो कुछ देशों में पूंजीवादी, कुछ देशों में उदार प्रजातांत्रिक पद्धति लागू है तो कुछ अन्य देशों में तानाशाही। इनमें विकास का स्तर भी सामान्य नहीं है। कुछ देश आर्थिक दृष्टि से दूसरे से आगे हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण कोरिया और ताइवान को देखा जा सकता है, जो आर्थिक दृष्टि से विकसित, तो बांग्लादेश और चाड जो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। 1990 से पूर्व कुछ देश सोवियत रूस की ओर झुके हुए थे तो कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर। फिर स्वतंत्रता के पश्चात भी
हम देखते हैं कि तृतीय विश्व के देश को नव उपनिवेशवाद की चुनौती का सामना भी करना पड़ा है। यद्यपि नव उपनिवेशवादी नीति को जारी रखने के लिए कई प्रकार के तरीकों का उपयोग किया गया। उदाहरण के लिए अगर आवश्यक हो तो सैनिक हस्तक्षेप भी, किंतु मुख्यतः आर्थिक एवं मौद्रिक नीति की माध्यम से ही इसे आगे बढ़ाया गया। फिर आर्थिक एवं मौद्रिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण माध्यम बने बहुराष्ट्रीय कंपनियां एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे वित्तीय निगम। वस्तुतः अधिकतर तृतीय विश्व के देशों के द्वारा पूंजीवादी पद्धति अपनाए जाने के कारण विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर उनकी निर्भरता बनी रही। फिर राजनीतिक एवं सैनिक उपकरणों की सहायता लेकर भी समय समय पर उनकी स्वतंत्रता को बाधित किया गया है। उदाहरण के लिए CIA जैसी गुप्तचर एजेंसियों के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इन देशों में प्रजातांत्रिक सरकारों को गिराया गया तथा मित्र सरकारों को स्थापित किया गया। कई विशेषज्ञों एवं विश्लेषकों ने तृतीय विश्व शब्द पर ही प्रश्न लगा दिया। उनके विचार में इसका एक प्रमुख कारण विश्व बाजार व्यवस्था से अलग हटकर तृतीय विश्व के देशों के द्वारा स्वतंत्र आर्थिक विकास के मोर्चे पर विफलता। 1980 के दशक के आरंभ से ही तृतीय विश्व के देश पश्चिमी पूंजीवादी संस्थाओं के दबाव में पूर्व नीति से पीछे हटने लगे थे। तत्पश्चात मैक्सिको से लेकर भारत तक लगभग सबों ने आर्थिक नियंत्रण तथा आत्मनिर्भरता की नीति को छोड़कर पश्चिमी देशों के द्वारा बनाए गए निर्धारित बाजार प्रेरित अर्थव्यवस्था को अपना लिया है। फिर भी शीत युद्धोत्तर विश्व में तृतीय विश्व शब्द का औचित्य समाप्त होने का कारण है शीत युद्ध की समाप्ति, क्योंकि अब दो गुटों की परिकल्पना ही समाप्त हो गई है। तृतीय विश्व के देश सामान्यतः उत्तर के समृद्ध देशों की तुलना में दक्षिण के विपन्न देशों के समूह से संबंध है। शीत युद्ध की समाप्ति तथा साम्यवाद के विघटन के पश्चात भी उत्तर दक्षिण के संबंधों में शायद ही कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया है, वरन एक दूसरे दृष्टिकोण से ऐसा कहा जा सकता है कि इसके परिणाम स्वरूप विकासशील देश और भी अलाभप्रद स्थिति में आ गए हैं। उदाहरण के लिए इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप अविकसित देश पश्चिम एवं विभिन्न आर्थिक संस्थाओं के अधिक कठोर नियंत्रण में आ गए। दूसरे, इन देशों को दिया जाने वाला आर्थिक अनुदान में भी कमी आई है। तीसरी बात है, अब यह देश महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर वे रियायतें प्राप्त नहीं कर सकती थीं जो वे शीत युद्ध के काल में प्राप्त कर रही थीं। ऐसा कई विचारकों का मानना है तीसरे विश्व के औचित्य पर। वस्तुतः पेरू के एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हर्नांडो डी सोटो का यह व्यक्तित्व अतिशयोक्तिपूर्ण है। नहीं लगता कि पश्चिम में पूंजीवाद की जीत हुई, परंतु अन्य क्षेत्रों में पूंजीवाद विफल रहा है। अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो भूमंडलीकरण भी अब नव उपनिवेशवाद का एक रूप है तथा इसके माध्यम से पश्चिम के पूंजीवादी देश विकासशील देशों पर अपना मानदंड थोपने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार हमने तृतीय विश्व के उद्भव के कारण और वर्तमान में तृतीय विश्व पर जो भी विचार सामने आए हैं उसको हमने जाना है। धन्यवाद।